आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया चैनल को यार सब्सक्राइब करने ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। क्या यार तुम ऐसा करोगे तो मज़ा कहाँ से आएगा। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। क्राइम वर्ल्ड आपके लिए बनाया है। स्टडी ग्लोस पे बेसिकली आता था, बट हमने सोचा अब इस चैनल को अलग कर दें। ओके, मुझे पता है थोड़ी स्टोरीज़ कम हो गई हैं। एक्चुअली काफ़ी बिजी शेड्यूल हमारा भी रहता है, बट फिर भी मैं वक्त निकाल के आपके लिए क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूँ। देखिए भारत की सच्चाई। तो आज हम जिसकी बात करेंगे, हमने श्री प्रकाश शुक्ला की बात की, अतीक अहमद की बात की, मुन्ना बजरंगी की बात की, मुख्तार अंसारी की बात की, है ना। हमने गेस्ट हाउस कांड की बात की, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स की बात की है। हर एक एरिया का एक गुंडा होता है। बिहार का अभी तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन, माफिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन। अजीब है, और ये शहाबुद्दीन खुद भी मानता है, अब तो जिंदा नहीं है, लेकिन अजीब है कि एक इंसान के ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, उसको सज़ा हो चुकी है और वो चुनाव लड़ रहा है। 1986 में निर्दलीय चुनाव जीता, 1995-96 में विधायक बना और 1996 में लोकसभा का चुनाव जीता सीवान से। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है प्रतापपुर गांव, सीवान डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, बिहार, 1967, जब शहाबुद्दीन का जन्म होता है। शहाबुद्दीन खुद बताते हैं कि मेरी जो जन्म था, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, वह राजपूतों का गांव है और राजपूत किसी से डरते नहीं। मुझे ये बोला गया था कि जब मैं शुरुआत में आ रहा था कि उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो बहुत ही एक्सट्रीम है, लेफ्टिस्ट। भाई छोटेलाल जो है, छोटेलाल गुप्ता की 1997 में जो हत्या हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही तो वो एक्टिविस्ट थे। तो बहुत लोगों का मुझे साथ मिला, अपर कास्ट का साथ था, लेकिन कैसे ये साथ एक खतरनाक सपने में तब्दील हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब आम तौर पे हमको ये समझ में आता है कि जो ये कहानी रहती है, इसमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बट शहाबुद्दीन MA इन पॉलिटिक्स, PhD, LLB तक किया इन्होंने। शम्स ताहिर खान बताते हैं कि हम जो है शहाबुद्दीन से एक बार मिलने जा रहे थे। सीवान पड़ता है, आपको पता है, बिहार में सीवान। मैं 2002 में, मतलब मेरी 5th क्लास है, 2002 में जब मैं 5th क्लास में था, तो मैं मुजफ्फरपुर में था उस समय। तो सीवान जब भी जाता था मुजफ्फरपुर से लखनऊ, तो सीवान रास्ते में ही पड़ता था, ज़्यादा दूर नहीं है। छपरा के आगे सीवान पड़ता है ना। सोनपुर, हाजीपुर, छपरा, फिर थोड़ा सा आगे सीवान। तो सीवान का ये राजा था, राजा समझ लीजिए। तो शम्स ताहिर खान बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे, और हमको भी अच्छा लगा ये कवर करने में कि एक ऐसा इंसान जो काफ़ी, मतलब भले ही उस पर कितने भी क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं, जुर्म दर्ज हैं, लेकिन फिर भी वो इतना पढ़ा लिखा है। तो जब हम उसको कवर करने गए तो बढ़िया रोड, लेकिन सीवान से 20 किलोमीटर पहले रोड एकदम खराब, बहुत खराब। तो हमने पूछा कि रोड यहाँ पे इतनी क्यों खराब है, और सीवान एंटर करते ही रोड फर्स्ट क्लास। तो बोला कि भैया देखो, अगर पुलिस मान लो कभी दबिश मारे, ये जानबूझ के की गई है, तो यहाँ पे उनकी स्पीड स्लो हो पाए और हमको भागने का मौका मिल पाए। बहरहाल अब LLB कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे शम्स ताहिर खान बताते हैं हम पहुँचे, तो ये देखा कि LLB का कोई एग्ज़ाम कोई और ही दे रहा है। ये चीज़ है। मेरे जो सोर्सेज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारी, क्योंकि देखिए इनके ऊपर आमतौर पे मैं किताब ज़रूर पढ़ता हूँ, बट बिहार क्राइम एक किताब है, बट शहाबुद्दीन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं किया है। न्यूज़ में बहुत कवर किया, मीडिया ने इनको बहुत कवर किया है, बहुत ज़्यादा, और ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैं वो रेफरेंस है मेरे। अब किसी को कोई आपत्ति हो तो वो पहले न्यूज़ चैनल्स पे जाएं, या फिर वो जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उन पे जाएं। ओके, तो 1967 से कहानी शुरू होती है, कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत से ही रंगदारी, कॉलेज पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और वहाँ से ही इन्होंने जुर्म का रास्ता जो है वो चुना। अब 19 साल की उम्र में ही इनके ऊपर पहला मुकदमा जो है वो दाखिल किया जाता है, 1985 में पहला मुकदमा। और अगले 2 सालों में कॉलेज पॉलिटिक्स में जब ये एक्टिव थे, तो 34 मुकदमे इनके ऊपर दायर किए गए थे। आपकी अदालत में ही आए थे। तो रजत शर्मा ने पूछा था,
तो उन्होंने बोला कि कॉलेज पॉलिटिक्स है भाई, वहाँ पे मुकदमे होते रहते, इसमें हम क्या करें, लोग मुकदमे दायर करते रहते। और ये बताते हैं कि इनके बारे में मशहूर था कि पूरा गैंग चलता था इनका, लेकिन गैंग में खाली 10-15 लोग ही रहते थे, और वो भी इनके बहुत करीबी दोस्त। पुलिस बताती है जब पुलिस ने रेड मारी थी तो ये अपने तकिए के नीचे ग्रेनेड रख के सोते थे। तो जब शहाबुद्दीन ये बोला कि भाई तकिए के नीचे ग्रेनेड रख के क्यों सोते हो, तो बोला कि भैया तकिए के नीचे रख के ग्रेनेड कोई रख के सो सकता है, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे आए, ग्रेनेड उड़ा तो सब उड़ेंगे, ऐसा था। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन तो हर सवाल का जवाब। तो काफ़ी मुकदमे दायर हुए, एक के बाद एक मर्डर होते थे जिसमें शहाबुद्दीन का नाम आता था, और सीवान में तूती बोलने लगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा डर था उस समय, इतना ज़्यादा शहाबुद्दीन को लेकर डर था कि पुलिस कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करती थी। बिहार में डॉक्टर कितनी फीस लेगा वो ये तय करता था। एक जनता दरबार लगता था। आपको बता दूं कि जब जेल में भी गया तो भी वहां पे जनता दरबार लगा। जेल खाली नाम की थी, कभी भी बाहर जा सकता था, कभी भी आ सकता था। जी न्यूज़ एक रिपोर्टिंग कर रही थी 2015 में, जब 6 साल पहले जमानत मिली थी, तो इसके साथ एक मोहम्मद कैफ काम करता था। तो वो शार्प शूटर था और वो बिहार की पुलिस में, मतलब बिहार ने उसको भगौड़ा, मतलब फरार था वो। और जब ये छूट के आया शहाबुद्दीन, जब, तो अब आप समझिए कि मीडिया को इंटरव्यू इधर दे रहे हैं और बगल में ही मोहम्मद कैफ है। वो अभी भी, अगर आप जी न्यूज़ को कवर कर देखेंगे, सर्च करेंगे तो वो फुटेज है। तो बिहार की जो पुलिस डायरी है उसमें ये है कि वो फरार है, और इधर शहाबुद्दीन छूटे तो आओ भगत की तैयारी में बगल में खड़े। ये ऐसे चल रहा था सब सिस्टम। 1987 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीते, और उसके बाद ही नेवर लुक बैक। कहते हैं ना कि पुलिस तो अपना काम करे, लेकिन पॉलिटिशियंस अपना काम कैसे करें। जनता का बहुत जबरदस्त सपोर्ट था। ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी रॉबिनहुड की छवि बनाते हैं। सेम गोज फॉर मोहम्मद शहाबुद्दीन। कोई भी इसके पास आता था, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व तुरंत। जेल में तो ऐसा था, जो जनता दरबार लगता था, ऐसी ऐसी कहानियां दोस्तों सामने आई हैं कि एक पुलिस वाला इनके ऊपर फरियाद लेके आ गया कि मेरा प्रमोशन करा दीजिए। तो वहां सीधा फोन करवाया दिल्ली कि भैया देखो प्रमोशन करा दो, और काम भी हुआ। एक आदमी राइफल लेके आया कि राइफल लीजिए। शम्स ताहिर खान बताते कि एक आदमी तो राइफल लेके आ गया बाकायदा कि भैया राइफल ले लीजिए, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट, हमारा काम करवा दीजिए। एक बार इनके वकील ने जज को धमकी दे दी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपके ऊपर, जज अपनी डेट बदल लेते थे। और आपको बता दूं कि इनके खिलाफ सुनवाई नहीं होती थी कोई। डर था यहां पे, इतना डर का माहौल, इतनी तूती बोलती थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की। लेकिन एक केस ऐसा था 16 अगस्त 2004 जिसने सब पलट के रख दिया। उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव का इनके ऊपर हाथ था। इनफैक्ट आपकी अदालत में जब ये आए थे तो रजत शर्मा ने सवाल पूछा था कि हर कोई आपको क्रिमिनल बोलता है, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज है, और महमूद शहाबुद्दीन ने बोला कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा मट्ठा, मैं भोला इंसान नहीं हूँ, है मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज, मैंने काम किया है ये। तो अब आप ये समझिए कि एक बार क्या हुआ कि रजत शर्मा ने इनसे पूछा, ठीक है, और रजत शर्मा ने बोला कि लालू प्रसाद यादव आपको कभी कुछ नहीं कहते, लालू प्रसाद यादव कभी भी कुछ नहीं कहते आपसे, और आपको कभी क्रिमिनल नहीं बोलता, आपको छोटा भाई, ये आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये ऐसी। निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आरजेडी से जनता दल उस समय आपको पता ही है 1989 के बाद जब जनता दल की एक लहर चली, वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जनता दल शुरुआत में एक्टिविस्ट, ठीक है, चुनाव लड़ा, जीता, और फिर आरजेडी जब 1997 में बनी, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, तो लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए। और बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव का हाथ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, सीवान से जीता, 2009 13 साल तक पार्लियामेंट में बैठा हुआ, आप ये समझिए। तो ऐसा बोला जाता है कि क्या हुआ कि एक बार 16 अगस्त जो चंद्रशेखर प्रसाद का केस था, वो एक ऐसा केस है जिससे आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे, और एक ऐसा केस है जो बहुत ही डिप्रेसिंग है। क्या केस था वो? चंद्रशेखर प्रसाद, जिनको चंदा बाबू के नाम से जो सीवान में जाने जाते हैं, उनकी छोटी सी दुकान, कपड़ों की दुकान, उनके 4 बेटे थे और 1 बेटी। तो राजीव, गिरीश और एक और थे,
राजीव, गिरीश और संजीव करके थे, संजीव नहीं, एक और बेटे थे उनके, ठीक है। तो 3 बेटे थे, राजीव, गिरीश और मैं नाम भूल गया उनका जो तीसरे बेटे थे। तो हुआ क्या कि शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी वसूल करते थे, बिल्कुल करते थे भैया, हर जगह से हफ्ता लेते थे, रंगदारी लेते थे। तो दुकान पे आई इनकी कपड़े की दुकान, तो बोला कि पैसे दो। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 2 भाई थे उस समय, ठीक है, गिरीश और जो छोटा वाला था। बोला कि हमारे पास अभी तो पैसे नहीं है और कम पैसे हैं। तो अब इस बात पे बड़े गुस्सा आ गया आदमी और उन्होंने खूब दुकान में तोड़फोड़ की, ठीक है, बहुत तोड़फोड़ की, बड़ा बवाल काटा। तो उसमें जो छोटा बेटा था वो गुस्साया और उसने गुस्सा के उसने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, हमने कुछ किया नहीं, हमारी पूरी दुकान बर्बाद कर दी। तो बहुत गुस्सा के वो चला गया, छोटी बॉटल होती ना इतनी एसिड की, वो लेके चला गया और वो लोग उनसे भिड़ गया, जो लोग थे उनसे भिड़ गया और इसी धक्का मुक्की में वो बॉटल फूट गई और कुछ छींटे जो है वो शहाबुद्दीन के आदमियों पर लग गए और उनको भगा दिया। अब देखो इनका जो पूरा का पूरा गैंग या नेटवर्क कह लीजिए ना, डर पे चलता है। अगर पब्लिक डरेगी नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा था ना कि 500 से ज़्यादा बूथ लूटने के आरोप है जब इलेक्शन होते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पब्लिक डरेगी नहीं तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। कोई खड़ा थोड़ी ना हो सकता है, महमूद शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। जब जेल गए तब डर खत्म हुआ और तब किले में सेंध लगाई, बीवी को खड़ा किया, वाइफ को खड़ा किया, बट वो नहीं जीती। तो तब लोग जो है वो सामने आने लगे कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो अब हुआ क्या कि भाई जब ये शहाबुद्दीन को पता चला, बोला कि पकड़ के लेके आओ उन सबको। तो तीनों भाई को पकड़ के लेके गए, 2 भाई थे, तीनों भाई को पकड़ के, राजीव बाद में आए जो सबसे बड़े थे, बाकी गिरीश और जो छोटा वाला था उनको पकड़ के लेके गए और उनको टांग दिया, पेड़ से टांग दिया, खूब मारा, बहुत मारा। तो पेड़ से उल्टा टांगा, फिर सीधा टांगा और उसके बाद राजीव भी सामने था, बड़े भाई को लेके आया, बड़े भाई को ऐसे मुंह पकड़ा और बोला जाता कि मोहम्मद शहाबुद्दीन भी वहां पे बैठा हुआ था। तो बोला कि देखो तेजाब है ना, तेजाब डाल दिया दोनों भाइयों के ऊपर और जो सबसे बड़ा भाई है वो देख रहा है, उसको दिखाया, तेजाब डाल दिया। फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े बॉडी के करके उसके नमक डाल के चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ये बताते हैं और ये बताते बताते वो रोते हैं। ये सब फुटेज है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। बहुत रोते हैं कि कहाँ पे फेंका हमको पता ही नहीं, कहाँ पे फेंका, कहाँ पे मतलब काट के फेंक दिया हमको नहीं पता, ठीक है। ये हिसाब किताब रहा। अब भैया 2004 जब ये मामला, अब किसी तरीके से राजीव बड़े भाई बच के आ गया, वो इकलौते जो है वो गवाह थे। तो अब जो पिता हैं और बेटे वो जगह जगह गए, क्योंकि बड़े बेटे की भी जान को खतरा कि आप FIR लिखो, रिपोर्ट लिखो। लेकिन जहां पे भी वो जाते, जैसे ही शहाबुद्दीन का नाम आता वो अपना नाम खींच लेते, कहता ना हम नहीं लिख सकते, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार बताते कि मैं सोनपुर गया, सोनपुर में वहाँ पे विधायक जो है वो अपनी पूरी मंडली लगा रहे थे। जब मैंने जैसे ही अपना सवाल, जैसे ही अपनी कहानी बताई, तुरंत बुला रहे हटाओ इसको, भगाओ इसको। जैसे ही शहाबुद्दीन का नाम आता था, बड़े बड़े दिल्ली तक अपना हाथ खींच लेते थे। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जब 2004 के बिहार में चुनाव हुए, आपको बता दूं कि हुआ क्या था कि लोकसभा और जो इलेक्शंस थे विधायक, वो अलग अलग होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन वो अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। 2004 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा में फिर से ये जीत गए शहाबुद्दीन। अब उसके बाद जो JDU कार्यकर्ता, उनकी हत्याएं होनी शुरू हो गई, है ना, कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो, अभी बताते हैं। लेकिन 2005 में फिर बिहार में जब JDU की, नीतीश कुमार की सरकार आई, तब चीज़ें बदली और नीतीश कुमार ने फिर बोला कि अब पकड़ो। अब ऐसा बोला जाता है कि पुलिस 2005 में रेड मारने गई थी, बाकायदा ये केस भी खुला, चंदा बाबू का केस खुला और इसके ऊपर सुनवाई हुई लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और पुलिस रेड मारने गई। और जब पुलिस ने रेड मारी तो पुलिस एकदम हक्की बक्की रह गई, क्योंकि यहाँ पे वॉकी टॉकी मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, हिरण मिल रहे हैं। हिरण का शिकार के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगे हैं और इन्होंने खुद भी माना है कि भाई ये होता है, ये माना है इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड आपकी अदालत में इन्होंने माना है कि हिरण का शिकार, ब्लैक बर्ड का शिकार होता, हम करते हैं। तो शेर की खाल मिल रही है, सारे अवैध। अब इनसे जब पूछा गया, इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लो, सारे सरकार ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, चाहे वो पिस्टल है, चाहे वो रिवॉल्वर, आप चेक कर लो, आप देख लो, ये हिसाब किताब। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनके ऊपर वारंट निकला, क्योंकि 40 मामले इनके ऊपर दर्ज थे, ठीक है, जिसमें चंदा बाबू का भी मामला था और वारंट निकला। पुलिस के उस समय जो पुलिस टीम हेड कर रहे थे, आप समझिए लीड कर रहे थे, संजीव कुमार, वो उनको गिरफ्तार करने गए और जैसे ही शहाबुद्दीन ने वारंट देखा, थप्पड़ मार दिया घसीट के
और जो पुलिस गिरफ्तार करने इनको आई थी, बहुत पीटा इनके लोगों ने, बहुत पीटा। अब उसके बाद पुलिस के ऊपर हाथ, अच्छा पुलिस हमेशा से ही इसमें थी कि इसको गिरफ्तार करो, कुछ भी करके इसको गिरफ्तार करो वरना प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही है ना, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे पुलिस के ऊपर यह भी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को मार दिया भाई तो पुलिस को फिर साबित करना है, वरना फिर अंदर से विद्रोह हो जाएगा। पुलिस विद्रोह ना कर दे, फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर पुलिस टीम गई और इन सबको पकड़ा। ठीक है, शहाबुद्दीन फरार। अच्छा, पुलिस ये भी बताती है कि जो डीजीपी थे उस समय बिहार के, वो बताते हैं कि शायद अलकायदा से भी कनेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो हथियार मिले हैं वो हथियार आर्मी यूज करती है और वो आतंकियों ने इनको दिए। आईएसआई पाकिस्तान बरामद हथियार है, तो आईएसआई आतंकियों से भी कनेक्शन हो सकते हैं। इसमें शहाबुद्दीन ने यह बोला था कि जो वहां के डीजीपी ये बात बोल रहे हैं वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनका राजनीतिक मोटिव है, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बात कही गई थी। ठीक है, देखिए दोनों, शहाबुद्दीन भैया क्या बोला वो भी बात बतानी जो बहुत जरूरी है, एक तरफा बात कभी सुननी नहीं चाहिए। तो अब ये हुआ, उसके बाद फिर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। अब जब शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, अच्छा हुआ क्या कि देखिए शहाबुद्दीन भी कैसे गिरफ्तार हुए कि जब ये केस रजिस्टर किया गया तो 2005 के बाद, 2005 में ही ये सांसद जो पूरा पार्लियामेंट का सेशन करके बाहर आ रहे थे दिल्ली से, और वहीं से ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। वहीं से पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करके ले गई थी। फिर बिहार में इनको बंद किया, जेल में बंद किया, और जेल में बाकायदा इनकी पूरी पैरल, जेल के अंदर से भैया इन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, क्योंकि अब वो जेल में थे। तो इनका अब किला जो है वो कमजोर कर पड़ने लगा कहीं ना कहीं। इधर चंदा बाबू जो है वो अब इसमें बोलने लगे कि आप अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बट हाईकोर्ट ने, फिर हम देखते हैं कि इनको उम्र कैद की सजा सुनाई, बट हाईकोर्ट ने 2015 में इनको बेल दे दी। अब वो जब बेल दी ना तो उनका परिवार टूट गया। चंदा बाबू, अब देखिएगा उनका बड़ा वो रो रहे हैं कि कैसे अब तो हम बर्बाद हो गए हैं। अपाहिज बेटा, जो इनका चौथा बेटा था वो अपाहिज था। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, जो राजीव थे सबसे बड़े बेटे थे, उनकी शादी हुई थी 2014 की बात है, और सज़ा हुई उम्र कैद की 2014 नहीं शायद 2005 की बात है, 2005 की बात है। जब इनको सज़ा हुई, शादी के ठीक 18वें दिन बाद उनको भी गोली मार दी, क्योंकि वो इकलौते गवाह थे। सज़ा हुई ठीक 18वें दिन बाद, तो अब इनको लगा कोई गवाह बचा ही नहीं है, सब खेल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि और भी गवाह थे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जग जाहिर केस था, तो लोग सामने, और अल्टीमेटली यहाँ पे हाईकोर्ट ने सज़ा दी। लेकिन हाईकोर्ट ने बाद में बोला कि इस पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही इस केस पे, तो इनको बरी कर दो, बरी मतलब इनको बेल दे दो। तो 2015 में बेल पे बाहर आ गए। अब जब 2015 में इनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ, हर मीडिया वाला इनसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ पत्रकारों की भी इन्होंने, इनके ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने हत्या करवाई है, पॉलिटिशियंस पे तो हत्या करवाई है, मतलब अगर आप इनके ऊपर कुछ भी बोलेंगे ना तो आप गए, ऐसा हिसाब किताब था। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा कि, और सारी बेल कैंसिल कर दी, तो ये वापस जेल गए। ताज़ा खबर यह है कि 21 मई 2021 को तिहाड़ जेल में बंद थे, कोविड हो गया था इनको, और कोविड से ही इनकी मौत हो गई। 53 साल की उम्र में ये मर गए। ये कहानी थी बिहार के सबसे खतरनाक डॉन शहाबुद्दीन की, एंड पॉलिटिशियन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक इंसान इतना एक्सट्रीम जा रहा है, समाज कुछ नहीं बोल रहा है, डर के मारे पॉलिटिकल पार्टी जो है फुल ऑन सपोर्ट दे रही हैं। लालू प्रसाद यादव के ऐसा बोला जाता है कि हाथ पैर कांप गए थे, क्योंकि शहाबुद्दीन ने बोला था मैं बीजेपी चला जाऊंगा, इसीलिए लालू प्रसाद यादव कोई पॉलिटिकल, क्योंकि उनको तो सीट चाहिए, उनको जीतने से मतलब है, ऐसा हिसाब किताब था। जनता का सपोर्ट, शहाबुद्दीन बोलते थे भाई जनता मुझे सपोर्ट करी, अगर प्रॉब्लम होती तो जनता क्या मुझे सपोर्ट करती, मुझे हरा देती, बट द थिंग इज कि कोई खड़ा ही नहीं होता था डर के मारे इनके सामने, ये हिसाब किताब था। तो ये कहानी थी, ठीक है। अभी सिवान में अभी भी जो खान ब्रदर्स हैं उनका बड़ा वर्चस्व है इस समय, मतलब वही है कि वैक्यूम, एक गया दूसरा आएगा, एक गया वैक्यूम क्रिएट हुआ तो दूसरा आता है, यही चक्री जो है वो चलती रहती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को शेयर करो, और क्राइम वर्ल्ड, इस पे हम नई नई कहानियां जो हैं क्राइम की लाते रहेंगे। हमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।